जनता ने, वहां के ट्राइबल्स ने यह बता दिया कि वो किसके साथ है। और ये 4 राज्य, जिसमें तेलंगाना भी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ में 34% ट्राइबल्स हैं। तो ये पूरा का पूरा, और बिल्कुल सही कह रहे थे, जो 12 सीटें बस्तर की जीत कर आता है, बस्तर में 12 सीटें हैं और 12 में 9 सीट, 10 सीट, 11 सीट जो जीत लिया उसकी सरकार बन जाती है, यानी रायपुर में वही मुख्यमंत्री बन के बैठता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ट्राइबल्स अगर आपके साथ नहीं हैं और आप देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी राष्ट्रपति को बैठाए हैं, तो उनकी इज्जत भी तो कीजिए, या उनको इज्जत भी तो दीजिए जनता के बीच। या सिर्फ गुजरात के चुनाव प्रचार के लिए आप भेज करके ये कहेंगे कि देश का नमक खाया है, गुजरात का नमक खाया, 75% जनता जो है वो गुजरात का नमक खाती है। ये कहलवा देने से मात्र से आप गुजरात तो जीत सकते हैं, लेकिन क्या देश जीत सकते हैं? सवाल तो है। मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम, बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, और इन सब के बीच विपक्षी एकता की गठजोड़ की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आपसे समझना चाहता हूं प्रकाश जी, बहुत खलबली है मध्य प्रदेश में, और उसमें भी खासकर बीजेपी के नेताओं में तो एक अलग तरह का उबाल दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो गठबंधन की बात हो रही है, ये कितना प्रभावित कर सकता है? हम जरा सेंट्रल विस्टा के जो अंदर आने वाले संसद भवन के बहिष्कार और उसकी चर्चा के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करें कि कितना ज्यादा प्रभावित हो सकता है आने वाले जो चुनाव हैं वो इन सब गतिविधियों से, और खासकर अगर 19-20 दल जो हैं एक साथ आ जाएं तो। राजीव जी, जो तमाम विरोधी दल एक साथ आ रहे हैं, सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के बहाने जो पार्टियां कांग्रेस के साथ आ रही हैं, उसका नतीजा मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही कि मध्य प्रदेश में वो आए। मध्य प्रदेश में तमाम जगह दीवारें रंगी जा रही आम आदमी पार्टी की तरफ से। सपा बसपा का भी थोड़ा बहुत महत्व मध्य प्रदेश में जरूर है, लेकिन निर्णायक लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होती है, और विश्वास है कि इस बार भी यही होगा। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में जयस नामक एक संगठन खड़ा हुआ था आदिवासियों का, और उस संगठन के नेताओं ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। टिकट उनके पास कांग्रेस की तरफ से था, वे कांग्रेस के सदस्य कहलाए थे। अब इस बार ये संगठन जयस फिर सक्रिय हो रहा है। इस बार उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम अलग से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अभी उनका यह कहना, पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन संभावना है कि वो किसी न किसी पार्टी की तरफ जरूर चले जाएंगे। कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन एक बात मध्य प्रदेश के लोगों को भी बड़ी अजीब लगती है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई योजना हो, गृह प्रवेशम, तो भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। कहीं एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है तो भी मोदी जी करेंगे। रेलगाड़ी चलेगी तो मोदी जी आएंगे। जनधन सुरक्षा योजना होगी तो मोदी जी करेंगे। अटल पेंशन योजना होगी तो मोदी जी करेंगे। कहीं रेडियो के ट्रांसमिशन सेंटर बन रहे होंगे तो मोदी जी करेंगे। रेलवे लाइन डलेगी या रेलवे कोचिंग डिपो डलना हो तो भी मोदी जी उद्घाटन करेंगे। तो आखिर मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं? तो लोगों की यह धारणा है कि मोदी जी ये सब इसलिए करते हैं कि लोगों का ध्यान बंट जाए। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की जो करारी हार हुई, और उस हार के बाद जो कहना चाहिए बड़ी मुसीबत लग रही है बीजेपी के नेताओं को, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन, फिर और उद्घाटन इनका यह है कि ताकि लोगों का ध्यान कर्नाटक से और आने वाले 4 राज्यों में प्रमुख 4 राज्यों में चुनाव में जो होगा उससे हट जाए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, कांग्रेस लड़ रही है अपने पैमाने पर हर जगह संगठन के लेवल पे। लेकिन यहां लगता है कि बीजेपी को लगता है कि किसी भी तरह अब
बीजेपी के प्रति लोगों के मन में इतना विरोध है कि हर तरह की नौटंकी यहां हो रही है, सिवाय नौटंकी के कुछ नहीं होता। 60 साल से ज्यादा के लोगों को, कुछ लोगों को हवाई जहाज में तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर है, जहां मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का आलम तो देश में सबसे बदतर है, विश्वविद्यालय में परीक्षा नहीं हो रही है तो नतीजे नहीं आ रहे हैं, फर्जी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे राज्य में सरकार जो नोटंकी कर रही है वो दिखावे के लिए कर रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी खुद अपनी परेशानियों में घिरी हुई है। भोपाल में मंत्री लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं, संघ के कार्यालय जाते हैं और कहते हैं कि फला एक मंत्री से हम बहुत नाराज हैं और हम देख लेंगे, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के अध्यक्ष उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं शांति कायम हो और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा आए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन यह बात तय है कि जिस तरह वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर लोगों के मन में धारणा है, उनके चेहरे के अलावा बीजेपी के पास और कोई चेहरा है नहीं। मैंने पिछली बार कहा था कि बीजेपी के पास केवल मोदी का चेहरा है। शिवराज सिंह का चेहरा भी उनको लगता है कि बहुत पुराना पड़ गया और मोदी के चेहरे को लेकर ही वे आगे आना चाहते हैं। अब संसद के नए भवन का उद्घाटन की हो या राजदंड की बात हो, ये राजदंड की बात, ये सारी बातें लोगों का ध्यान हटाने की ओर है, क्योंकि मोदी को शपथ लिए 9 साल हो जाएंगे कल, और 9 साल में क्या किया, लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर 9 साल में हुआ क्या। और मध्य प्रदेश में 2003 के बाद लगभग 21.5 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल को घटा दें अगर तो क्या हुआ। तो लोगों के मन में ये चिंता जरूर है कि आखिर क्या हुआ है और किस तरह मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी अपने नेताओं को बदलती रही और फिर शिवराज सिंह चौहान पर आकर टिक गई। बाद में जब विधायक खरीदे गए तब भी शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि पार्टी में इतने अंतर्विरोध थे, मतभेद थे, कहीं तोमर जी थे, कहीं सिंधिया जी थे, कहीं कैलाश विजयवर्गीय थे, तो बहुत सारे नेता थे। तो अब बीजेपी को लगता है कि ये सब चीजें, मध्य प्रदेश के लोगों को लगता है कि मोदी या सरकार जो कुछ कर रही है वो लोगों का ध्यान बटाने के लिए कर रही है, ताकि मध्य प्रदेश की असलियत लोगों के सामने न आए, लोगों की समस्याएं सामने न आने पाए। बस यही दिखे कि देखिए हमने कितना नया संसद भवन बना दिया है और हमारे मोदी जी तो उद्घाटन करने के लिए ही है, वे उद्घाटन प्रमुख हैं। हालांकि हर रेलगाड़ी का उद्घाटन वो करें जरूरी नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सब को लेकर मध्य प्रदेश में विपक्ष के बारे में यही धारणा हो रही कि विपक्ष अगर एक होगा तो न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा चुनाव में जब 29 सीटों पर मतदान होगा, अगर मोदी इसी तरह चलते रहे, विपक्ष इसी तरह एक होता रहा, तो मध्य प्रदेश चुनाव में तो जो होगा वो होगा ही होगा। लोकसभा चुनाव में 2024 में जो 29 सीटें हैं वे सीटें भी प्रभावित होगी। राजीव जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और बहुत शानदार विश्लेषण मध्य प्रदेश के चुनाव के लिहाज से कर रहे थे अभी हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्यों ध्यान भटकाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के छोटे छोटे आयोजनों में हर जगह प्रधानमंत्री की उपस्थिति, और कुछ दिन पहले अगर साल भर पहले अगर याद कीजिए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी समूह को भी ये जानते हुए कि उन लोगों ने पिछले चुनाव में ठीक से साथ नहीं दिया था, उनको साधने की कोशिश हुई थी और कई नाम परिवर्तन भी हुए थे, रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन भी, सब कुछ। लेकिन क्या राहुल गांधी की पदयात्रा भी उधर से गुजरी है और खासकर उस आदिवासी एरिया से गुजरी है, और एक एरिया जो खासकर जिस इंदौर में है अभी हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, उसी एरिया से गुजरे थे, और ये पूरा का पूरा एरिया कहा जाता है आरएसएस बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इसमें क्या कांग्रेस पिछली दफा तो कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में सफल रही थी, इस बार हो पाएगी? और एक पहलू यहां पर और भी है मध्य प्रदेश में, जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहलू, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एरिया है वो ग्वालियर चंबल का एरिया है, और उस एरिया में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उतने ही पॉपुलर हैं या अब अनपॉपुलर हो रहे हैं? क्या अंदर खाने लेग पुलिंग भी चल रही है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोग नाराज भी हैं बीजेपी के लोग,
कांग्रेस के लोग तो नाराज होंगे ही, लेकिन बीजेपी, जिस बीजेपी में गए वो नए नवेले, और उन नए नवेले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता बन करके, मंत्री बन करके अगला चुनाव उसमें क्या नैया पार लगाएंगे बीजेपी की जो है, या उसमें पहले से छेद करके बैठे हुए हैं, ये भी देखना होगा। तो बहुत कुछ मध्य प्रदेश का चुनाव